आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे साइंस कहानी पे देख रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की। तो चार्ल्स डार्विन ने जब अपनी पहली किताब लिखी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो उसमें चार्ल्स डार्विन ने जो है इंसान के इर्तिका का या इंसान की एवोल्यूशन का कोई जिक्र नहीं किया था। दूसरी बुक लिखी जिसमें जो डिसेंट ऑफ मैन, और उसमें इंसान की एवोल्यूशन की बात हुई। मगर चार्ल्स डार्विन के पास इंसान की एवोल्यूशन को साबित करने के लिए कोई खास एविडेंस उस टाइम नहीं था। मगर बाद अज़ां फिर फॉसिल्स की डिस्कवरी होती रही और 1950s और 60s का टाइम आ गया जब डीएनए डिस्कवर हुआ। और डीएनए की डिस्कवरी के बाद भी खासी मुश्किलात थी कि यह साबित किया जाए कि इंसान भी बाकी जानदारों की तरह इवॉल्व हुआ, क्योंकि जो उस टाइम का एक डॉगमेटिक बिलीफ था वो यही कहता था, और क्रिश्चियन चर्च भी इसके बारे में काफ़ी रिलक्टेंट था, और लोगों की सोच को चर्च ने भी एक बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने कब्जे में रखा हुआ था, जिसकी वजह से लोग ये बात मानने को तैयार नहीं होते थे कि इंसान इवॉल्व हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता बहुत से क्रिश्चियन पादरी और बहुत से और ऐसे लोग जो कि एवोल्यूशन के ख़िलाफ़ थे, जो कि एक थियोलॉजिकल माइंडसेट रखते थे, वो हमेशा से एवोल्यूशन को झूठ साबित करने में लगे रहते थे। और कई बार अमेरिका के अंदर जो है वो स्कूलों में एवोल्यूशन को पढ़ाने के ख़िलाफ़ पूरी की पूरी मुहिमें चलाई गई, जैसे कि रिसेंटली पिछले 2004 का डोवर ट्रायल है। फिर इससे पहले भी कई बार इस तरह से हुआ, क्योंकि जो एक सोच थी वो यही थी कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात के या एक प्राइम क्रिएशन के लेवल पे कायम रखा जाए, जो कि मजहबी लोग ये चाहते थे, क्योंकि ख़ास तौर पे ये बात समझी जाती थी। मगर ये इस एवोल्यूशन की जंग को एक मज़हब और साइंस की जंग नहीं समझना चाहिए, क्योंकि साइंस सिर्फ अपना काम करती है। साइंस मज़हब को गलत साबित करने की कोशिश नहीं करती। और बहुत से मजहबी लोग जो हैं वो इस बात से घबरा जाते हैं कि साइंस जो है वो बढ़ रही है या साइंस कुछ ऐसी बातें साबित कर रही है जो कि उनके मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, और वो समझते हैं कि साइंस उनके मज़हब को अटैक कर रही है। तो इस वीडियो को भी जब आप देखने जा रहे हैं तो ये ना समझें कि ये वीडियो आपके मज़हब पे कोई अटैक है। मगर साथ साथ ये बात है कि फॉसिल से मिलने वाला जितना भी एविडेंस और जिस तरह का बाकी एविडेंस जितना भी हमें आज तक दिखाई दिया है एवोल्यूशन के हक में, वो अपनी जगह पे कायम है। मगर इंसान की एवोल्यूशन के लिए अब नया एविडेंस भी मैदान में मौजूद है, जिसे जेनेटिक एविडेंस कहा जाता है। जीन्स क्या होते हैं? बेसिकली जीन्स हमारी बॉडीज के अंदर बिलियंस की तादाद में सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं इन सभी सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है। और डीएनए का एक ऐसा सीक्वेंस जिसे पढ़ के सेल की मशीनरी एक प्रोटीन बनाई जाती है, उसे जीन्स कहा जाता है। हमारे पास हजारों की तादाद में जीन्स हैं, 20,000 से ज्यादा जीन्स ह्यूमन डीएनए के अंदर या जीनोम के अंदर पाए जाते हैं। तो इंसान का जो मुकम्मल डीएनए है वो हर सेल के अंदर मौजूद है। ये आपके बालों के सेल्स के अंदर भी मौजूद है, आंखों के सेल्स में भी मौजूद है, स्किन के सेल्स में भी, लीवर सेल्स में भी, हार्ट सेल्स में भी, मसल्स के सेल्स में, किडनीज के सेल्स में। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिससे मिलकर मैं बनाऊं या जिसको पढ़ के मुझे बनाया जा सकता है वो मौजूद नहीं है। 20वीं सदी के सेकेंड हाफ के अंदर जेनेटिक्स की फील्ड शुरू हुई, तो हमें पहली बार कुछ ऐसा पता लगा कि हर सेल के अंदर ऐसे नहीं होता कि डीएनए बस पड़ा होता है। डीएनए कुछ सेपरेट पोर्शंस की शक्ल के अंदर सेल के न्यूक्लियस में होता है, और हमारे पास 23 ऐसे पोर्शंस हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है। 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस से मिलकर बना होता है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन और काइटोसिन है। ये बेसिकली जिस तरह हमारे नंबर्स के 9 नंबर्स हैं या 10 नंबर्स हैं, 0 को अगर आप मिला लें, इस तरह डीएनए की जो लैंग्वेज है उसके सिर्फ 4 हरूफ या 4 लेटर्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, डीएनए के सिर्फ 4 अल्फ़ाबेट्स हैं। और डीएनए जो है वो एक डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर इस तरह से बना होता है कि जैसे उसकी दोनों तरफ बाहर एक शुगर फॉस्फेट की एक बैकबोन होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है और हमारे पूरे जिस्म को सपोर्ट करती है, इसी तरह इसमें 2 बैकबोन्स होती हैं, दोनों बाहर। और ये दोनों बैकबोन्स के दरमियान में जो आपस में जो दोनों बैकबोन्स ये जुड़ी होती हैं, ये 2 मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जो होते हैं डीएनए के, डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लियोटाइड पेयर्स जो हैं उनको न्यूक्लिक एसिड्स की जो बेसिस हैं उनके मिलने से होती हैं। इस तरह मिलके पूरे का पूरा हमारे उस सेल के अंदर बिलियंस 3 बिलियन पेयर्स का पूरा एक इंफॉर्मेशन है जो कि पूरी के एक इंसान कैसे बनता है उसके अंदर लिखी गई है। तो जब शुरू में इंसान का डीएनए डिस्कवर हुआ तो हमें पता चला कि हमारे तो सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, और डार्विन की जो एवोल्यूशन की थ्योरी थी वो हमें ये बता रही थी कि चिंपैंजीज के 24 होते हैं। तो सारी दुनिया में जो एवोल्यूशन के मुखालफिन थे उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई देखें हमारे 23 हैं और इनके 24 हैं, तो हम तो इनके कज़न हो ही नहीं सकते, हम तो इनके रिश्तेदार नहीं हो सकते। यानी चिंपैंजी जिसे फॉसिल्स की एनाटॉमी और सारे बोन स्ट्रक्चर्स उसकी सारी की सारी बायोलॉजी स्टडी करने के बाद इंसान की और चिंपैंजी की एवोल्यूशनिस्ट इस बात पे पहुंचे थे कि चिंपैंजी ही इंसान का सबसे क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव है। फिर एक बड़े अरसे तक ये बात खटाई में पड़ी गई और 90s के एंड पे इंसान के जीनोम को मैप करना शुरू किया गया, और अर्ली 2000s के अंदर या 90s के एंड पे जो है पूरा ह्यूमन जीनोम जो है वो मैप कर लिया गया। और जब पूरा ह्यूमन जीनोम मैप किया गया तो 23 क्रोमोसोम ही थे हमारे। तो मगर फिर बाद अर्ली 2000s के अंदर पूरा चिंपैंजी का जीनोम भी जो है वो क्या कर लिया गया, मैप कर लिया गया। और जब उसे मैप किया गया तो उसके बाद क्या हुआ, और एक बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन करने वाली चीज़ सामने आई कि हाँ चिंपैंजी के क्रोमोसोम तो 24 हैं, मगर वो जो 24वां क्रोमोसोम है वो यही साबित करता है कि इंसान और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से आए हैं और दोनों जेनेटिकली रिलेटेड हैं। तो इंसान के अंदर एक क्रोमोसोम 2 होता है, यानी इन 23 क्रोमोसोम्स को हमने नंबर दिए हैं, क्रोमोसोम 1 2 3 4 इस तरह करके 23 तक। इसी तरह चिंपैंजी के अंदर भी 24 क्रोमोसोम है। देना तो चाहिए था 1 2 3, मगर फिर जब चिंपैंजी जीनोम प्रोजेक्ट पूरा किया गया कि उसके भी डीएनए का एक एक लेटर पढ़ के ये देखा गया कि क्या लिखा हुआ है बीच में, तो हमें एक चीज समझ आई कि चिंपैंजी में क्रोमोसोम 1, फिर क्रोमोसोम 2A, और फिर क्रोमोसोम 2B, फिर क्रोमोसोम 3, और फिर आखिरी क्रोमोसोम नंबर 23। साइंसदानों ने ऐसा काम कर दिया, मगर आखिर ऐसा काम किया क्यों? तो क्रोमोसोम्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कुछ और बात बता दूं। एक क्रोमोसोम जो है वो अब आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि क्रोमोसोम कैसा होता है। क्रोमोसोम एक लंबी लड़ी है जो कि हिस्टोन्स के गिर्द लिपटी हुई पूरे डीएनए की है, मगर उसके अंदर एक वीक पॉइंट होता है जहां से जब सेल डिवाइड होता है। अब सेल कैसे होते हैं? सेल डिवाइड होते हैं। सेल डिवाइड किस तरह होते हैं कि एक सेल के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो दरमियान में से लड़ियां डीएनए की टूट जाती हैं और वो 2 मुख्तलिफ सेल्स में चली जाती हैं, और उन दोनों सेल्स में उनको अपनी अपनी जगह अलहदा कंप्लीट कर लिया जाता है। तो जब उनको अपनी अपनी जगह अलहदा कंप्लीट किया जाता है, दोनों सेल्स के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो कि पेरेंट सेल के अंदर थी वो मौजूद होती है, ये दोनों डॉटर सेल्स के अंदर। तो अब क्या है कि ये जो किसी भी सेल जब डिवाइड होने लगता है तो उसमें डीएनए ने एक पॉइंट से टूटना शुरू होना होता है हर क्रोमोसोम के अंदर। तो हर क्रोमोसोम के अंदर जिस जगह से उसने टूटना शुरू होना होता है उसको सेंट्रोमीर कहा जाता है। वो एक उस जगह पे एक ऐसा वीक प्रोटीन्स का सीक्वेंस होता है कि सेल डिवीजन के दौरान वो टूट जाता है और फिर दरमियान से पूरा डीएनए 2 लड़ियों में डिवाइड हो जाता है, सेपरेट लड़ियों के अंदर। और जब वो 2 सेपरेट लड़ियों के अंदर डिवाइड होता है तो फिर वो दोनों सेपरेट लड़ियां डिफरेंट सेल्स के अंदर चली जाती हैं और दोनों सेल्स के अंदर कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो इसको कहते हैं सेंट्रोमीर। मगर हर क्रोमोसोम के एंड्स पे कुछ बड़ी सख्त किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, जिनको टेलोमीर्स कहा जाता है। ये प्रोटीन्स वो होती हैं कि जब सेल जब डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम्स के एंड से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन लूज होती है और ये बड़े लंबे सीक्वेंसेस टेलोमीर्स के एंड पे होते हैं। एक खास प्रोटीन होती है जिसके बड़े लंबे सीक्वेंसेस एंड पे जोड़े गए होते हैं, क्योंकि अगर वहां से कुछ टूट के लॉस भी हो जाए तो असल में डीएनए की इंफॉर्मेशन लूज ना हो। चिंपैंजी का क्रोमोसोम 2 है, उसमें एक सेंट्रोमीर है और 2 टेलोमीर्स हैं, एक एंड पे एक दूसरे एंड पे। इसी तरह चिंपैंजी का जो क्रोमोसोम 2A है उसमें भी एक एंड पे टेलोमीर है, दूसरे एंड पे टेलोमीर है और दरमियान में एक सेंट्रोमीर है। मगर इंसान का जो क्रोमोसोम 2 है उसके अंदर एक अजीब ही दास्तान है कि इंसान के क्रोमोसोम 2 के अंदर
एक सेंट्रोमीर है जहां से आज क्रोमोसोम 2 टूटना शुरू होता है, डिवाइड होना शुरू होता है, और दोनों एंड्स पे टेलोमीर्स भी हैं। मगर एक और जगह के ऊपर उसी क्रोमोसोम 2 के अंदर एक और सेंट्रोमीर का सीक्वेंस मौजूद जरूर है, जो म्यूटेट हो चुका है, जो आज काम नहीं करता, पर अपनी जगह पे मौजूद जरूर है। और फिर उसी क्रोमोसोम 2 के दरमियान में एक जगह पे टेलोमीर सीक्वेंस भी पाया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद साइंसदानों को इस बात का पता चला कि चिंपैंजी में पाए जाने वाला क्रोमोसोम 2A और 2B किसी वक्त ह्यूमंस के एंसेस्टर्स के अंदर चिंपैंजी से सेपरेट होने के बाद हमारी लाइन दोनों के दोनों आपस में एंड टू एंड फ्यूज कर गए। और जिस जगह पे दरमियान में हमें टेलोमीर सीक्वेंस पाया जाता है उसे कहा जाता है फ्यूजन साइट, जहां पे दो मुख्तलिफ क्रोमोसोम आपस में मिलके एक नया क्रोमोसोम 2A बना गए। बेसिकली जब ये डिस्कवरी हुई थी चिंपैंजी जीनोम प्रोजेक्ट के बाद, तो एक रिमार्केबल पेपर शाया किया गया था, जो कि उस वक्त के सबसे प्रोमिनेंट नेचर और साइंस जर्नल्स के अंदर छपा था, जिसके अंदर ये बात कही गई थी कि आज हमने चिंपैंजी और इंसान की कॉमन एंसेस्ट्री साबित कर दी है। कॉमन एंसेस्ट्री को साबित करने का मतलब क्या होता है? कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है? हम ये नहीं, कोई भी एवोल्यूशनिस्ट ये नहीं कहता कि हम चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, हम बंदर की औलाद है। नहीं, हम चिंपैंजी की औलाद नहीं है। आज से तकरीबन 8 मिलियन साल पहले हमारा और चिंपैंजी का एक कॉमन एंसेस्टर था, जिसे सहेलांथ्रोपिस चाडेंसिस कहा जाता था। उससे एक तरफ चिंपैंजी चले, दूसरी तरफ हम चले, और फिर क्या हुआ कि हमारी जो लाइन थी, हम उससे डिसेंड कर गए। वो हमारा ग्रेट 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 ग्रैंडफादर था, उसके 2 बेटे थे, एक बेटे से चिंपैंजी आगे चले, एक से, या 2 बेटियां थी, एक से चिंपैंजी आगे चले, एक से ह्यूमन बीइंग्स वाली लाइन चली। और फिर जब हमारी लाइन उससे अलग हो गई थी, तो डाउन द लाइन किसी टाइम, अगर 8 मिलियन साल पहले वो था, तो शायद 5 मिलियन साल पहले, वैसे ही फिगरेटिवली स्पीकिंग, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रहा, शायद 5 मिलियन साल पहले किसी टाइम ऐसा हुआ कि जो हमारी लाइन थी उसमें जो है ये दोनों क्रोमोसोम 2A और 2B फ्यूज करके एक क्रोमोसोम बना गए। तो ये इस बात का सबूत है कि हम चिंपैंजी का और हमारा एंसेस्टर सेम था, जो कि आज से तकरीबन 8 मिलियन साल पहले जमीन पे मौजूद था। तो ये बेसिकली इसे कहा जाता है कि ह्यूमन एवोल्यूशन का अनडिनाइबल प्रूफ, क्योंकि ये जो प्रूफ है ये ऐसा है कि इसको डिनाई क्यों नहीं किया जा सकता। अब इसकी 2-3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ऐसा भी हो सकता था कि हाँ जी, हमारा जो कॉमन एंसेस्टर था उसके अंदर जो क्रोमोसोम 2 है वो एग्जिस्ट करता था, यानी उसके अंदर सिमिलर था, और बाद में क्रोमोसोम 2 टूट के चिंपैंजी के अंदर जो है वो क्या हुआ, क्रोमोसोम 2A 2B मिले। मगर फिर हमारे पास फ्यूजन साइट पे टेलोमीर्स सीक्वेंस नहीं होने चाहिए, और हमारे पास एक और अल्फाइड सीक्वेंस या सेंट्रोमीर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी तो हो गई गलत साबित। दूसरी बात है कि फिर एक और चीज़ हो सकती है, जैसे कि बहुत से मजहबों का ये दावा है कि जो है हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए और चिंपैंजी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुआ। अगर इतने इंडिपेंडेंटली इवॉल्व हुए तो फिर हमारे अंदर इस तरह की सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वाकई हमें किसी इंटेलिजेंट डिज़ाइन के जरिए क्रिएट किया गया तो फिर ऐसा हो सकता था कि हम बिल्कुल ही किसी ऐसे तरीके से बनते कि हम चिंपैंजी से 100% डिफरेंट होते, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ही ना होता। जो चाहता था कि हम अलहदा बने, अगर कोई क्रिएटर था जो चाहता था कि हम अलहदा बने, तो वो हमें बिल्कुल अलहदा प्रोसेस से भी बना सकता था कि हम बिल्कुल ही उससे रिलेटेड ना होते, और कोई भी किसी तरीके से भी साबित ना कर सकता कि हम चिंपैंजी से रिलेटेड हैं। वो हमारे दूर के जेनेटिक कज़न ज़रूर हैं। मसला ये है कि मैंने आपसे पहले कहा कि साइंस की ये बहस नहीं है कि हम मिट्टी से बनाए गए हैं, हम स्पेशली बनाया गया या नहीं बनाया गया। साइंस को जो सबूत मिल रहा है, साइंस उसको मान रही है, और क्रोमोसोम 2A और 2B का जो एविडेंस है वो ये बात साबित करता है कि हम और चिंपैंजी एक कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। और एवोल्यूशन को साबित करने के लिए कॉमन एंसेस्ट्री ही साबित करने की ज़रूरत होती है। यानी अगर हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम इवॉल्व हुए हैं और चिंपैंजी भी इवॉल्व हुए हैं,
तो हम ये बात बता सकते हैं कि हाँ, हमारा और इनका कॉमन एंसेस्टर कितना पास्ट में था, और उसकी और हमारे उसका हमारी जेनेटिक्स के ऊपर क्या फुटप्रिंट है और चिंपैंजीज के ऊपर क्या फुटप्रिंट है। तो उसका हमारी जेनेटिक्स के ऊपर ये फुटप्रिंट है कि हाँ, उसमें क्रोमोसोम 2A और 2B थे, मगर हम में आके कहीं वो मिल चुके हैं। मगर चिंपैंजी के अंदर उसकी वो पुरानी स्टेट एग्जिस्ट करती है जहाँ पे उसके चिंपैंजी के अंदर क्रोमोसोम 2A और 2B आज भी डिफरेंट ही है। तो एवोल्यूशन क्या साबित करती है? एवोल्यूशन ये साबित करती है कि इंसान कोई स्पेशल क्रिएशन नहीं है। इंसान क्या है? इंसान एक उसी तरह बाकी जानदारों की तरह इवॉल्व हुआ आया है जिस तरह बाकी जानदार हुए हैं, और हम ये नहीं कह सकते कि हम कोई स्पेशल चीज है। एवोल्यूशन साइंस है, इसको गलत साबित करने के लिए आपको सबूत देने पड़ते हैं, और एवोल्यूशन पूरा सबूत देती है। एवोल्यूशन के पूरे सबूत मिलते हैं कि ये सच है तो आखिर है क्यों, और इसकी सच्चाई ये खुद साबित करती है। तो जब एवोल्यूशन की सच्चाई हमारा डीएनए पढ़ने से भी साबित होती है, और हमारी एनाटॉमिकल सिमिलैरिटीज भी देख के साबित होती है, तो एवोल्यूशन साबित हो जाती है इस तरह से। और मेन बात यह है कि इस चीज़ को रिफ्यूट करने के लिए किसी भी इंटेलिजेंट डिज़ाइन या एवोल्यूशन की डिनाई करने वालों के पास कोई ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं है जो कि क्रोमोसोम 2A के एविडेंस को क्रोमोसोम 2A और 2B और क्रोमोसोम 2 के एविडेंस को किसी भी तरीके से गलत साबित कर सके। तो इसे कहा जाता है स्मोकिंग गन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। और याद रखें, कई बार जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो लोग ये कहने लग जाते हैं, अच्छा जी, तो पहला सेल कहाँ से आया था? तो ये बात याद रखिए कि एवोल्यूशन हमें ये नहीं बताती कि ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक अलग बहस है। एवोल्यूशन हमें सिर्फ ये बताती है कि हाँ, जिंदगी ज़मीन पर जैसी आज है, आज से कई मिलियन साल पहले वैसी नहीं थी, और जैसी आज है आज से कई मिलियन साल बाद वैसी नहीं होगी। इसका मतलब है कि ज़िंदगी बदल रही है, और ज़िंदगी के बदलने का जो प्रोसेस है उसको एवोल्यूशन कहते हैं। हम ऐसे ही बने हैं। हमारे एंसेस्टर आज से 1 मिलियन साल पहले ना बोल सकते थे, ना हमारी तरह से साइंस को समझते थे, ना हमारी तरह से रीजनिंग कर सकते थे। उनके दिमाग भी हमसे कई छोटे थे, मगर वो तकरीबन एक्सटिंक्ट हो गए सारे के सारे। हम आज भी बाकी हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपके जहन में कुछ सवालात जगाए होंगे। इन पर रिसर्च कीजिए, इनको समझने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद जो है वो आपको साइंस समझाना है, और एवोल्यूशन बहुत से मज़हबों के ख़िलाफ़ जाती हुई आपको दिखाई देती है, मगर ये याद रखिए कि मज़हब को अगर आप साइंस से अलग रखेंगे तो शायद आपको एवोल्यूशन से कोई दुश्मनी ना हो। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट छोड़ के जाइएगा। आपको मेरी बात से इख्तलाफ है या इत्तेफाक है, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। आप मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। साइंस कहानी का पेट्रियन इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गालिब को दें इजाज़त। आदाब। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना ना भूलें। इसके साथ साथ आप साइंस कहानी को पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।